वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने लुओ शानशान की कहानी सुनी थी। वैसे तो वो अब भी चल रही है, पर आज हम उसे ख़त्म कर देंगे और आज काइडी टाउन की कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, याओ को लुओ शानशान के हस्बैंड चैन बो हुआन पर क्रश था। याओ में काफ़ी पेशेंस की कमी थी। दुकान से सीधे लौटने के बाद वो बिना खाना पीना खाए सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है कि वो चैन बो हुआन के बारे में पता करे। हालांकि चैन बो हुआन की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो सब बंद दरवाजों में हुआ था। घर के लोगों के अलावा आखिर किसे पता था इस बारे में? गांव के लोगों को तो इतना भी नहीं पता था कि चैन बो हुआन और लुओ शानशान के बीच कोई रिश्ता है। तो याओ को भी लगता है कि चैन बो हुआन कुंवारा है। याओ के पिताजी पता करते हैं। उन्हें भी वो लड़का चैन बो हुआन काफ़ी पसंद आया था, इसीलिए वो किसी के द्वारा चैन फैमिली में इस शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जब चैन फैमिली को पता लगती है तो मिस्टर चैन को काफ़ी अफसोस होता है। वो बोल देते हैं कि वो इस बारे में सोचेंगे और वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर चैन और मैडम चैन बहस करने लगते हैं। मिस्टर चैन बोलते हैं, देखो तुमने क्या कर दिया। वो स्कॉलर मर गया तो उसकी बेटी के पास 3 साल का वक्त था, पर तुम्हें ही सब कुछ जल्दी करना था। और अब हमारा बेटा इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठा है, अब भुगतो। मैडम चैन चिल्लाती हैं, तुम मुझ पे दोष लगा रहे हो? क्या तुम नहीं थे जो इस शादी से काफ़ी खुश थे? तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? और अब जब हमें मजिस्ट्रेट की बेटी मिल गई है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? लुओ शानशान, हाँ मैं जानती हूँ वो उस याओ से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। और वो दोनों ऐसे ही झगड़ते रहते हैं जब तक उनका चेहरा लाल नहीं हो जाता। फिर थोड़ा शांत होने के बाद मिस्टर चैन कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम मजिस्ट्रेट को बता दें सब? मैडम चैन कहती हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। याओ इतना खर्चा करती है और हमारी काफ़ी आमदनी होती है उससे। उसने हमारी दुकान पर आना छोड़ दिया तो? मिस्टर चैन गुस्से से कहते हैं, तो याओ हमारे बेटे की रखेल बनेगी क्या? बताओ, हमारा बेटा पहले से ही शादी कर चुका है, हम दूसरी बीवी कहाँ से ला सकते हैं? और ऊपर से वो शानशान को कितना पसंद करता है। मैडम चैन कुछ देर तक कुछ नहीं कहती, फिर बोलती हैं, अगर सोचा जाए तो लुओ शानशान और हमारा बेटा, इनकी शादी के बारे में केवल हमारे परिवार को पता है और किसी को नहीं। कुछ देर शांत होने के बाद मिस्टर चैन कहते हैं, तो क्या तुम ये कह रही हो कि? मैडम चैन कहती हैं, अगर किसी को पता ही नहीं है तो शादी कैसी? चलो मौका ढूंढते हैं कि कैसे उस लुओ शानशान से पीछा छुड़ा सके। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिर गांव वालों के लिए तो हमारा बेटा एक कुंवारा ही है। अरे हाँ, तुम्हें याद है जब वो छोटी थी तो उसने संतरे चुराए थे? भले ही वो कहानी छोटी थी, पर किसे पता, हम उसी कहानी के सहारे उससे पीछा छुड़ाएंगे। मिस्टर चैन दरवाजे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, और वो कहते हैं, तुम्हारा ये तरीका, मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा। मैडम चैन बोलती हैं, क्यों, क्या गलत है? मिस्टर चैन बोलते हैं, हमारा बेटा नहीं मानेगा। वो लुओ शानशान से प्यार करता है और वो ये भी जानता है कि वो संतरे उसने नहीं चुराए थे, तो फिर वो किसी और के लिए उसे क्यों छोड़ेगा? मैडम चैन सोचती हैं और अपने पति से कहती हैं, चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और कुछ वक्त बाद ही मैडम चैन काफ़ी बीमार हो जाती हैं। कोई अजीब ही बीमारी थी, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। पर पूरा दिन मैडम चैन यही नाटक करते हुए बोलती रहती,
कि उन पर किसी घोस्ट ने काबू कर लिया है। मिस्टर चैन काफ़ी घबरा चुके थे, तो वो पंडित को बुलाते हैं। वो पंडित कहता है कि घर में कुछ अशांति है, अगर उसे ठीक नहीं करा तो मैडम चैन नए साल से पहले ही मर जाएंगी। चैन बहुआन, जो कि अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता था, वो बोलता है, मेरी माँ को कौन वश में कर रहा है? वो पंडित मिस्टीरियस होने का नाटक करता है और हिचकते हुए कहता है, एक सुंदरी जो कि इस परिवार का हिस्सा नहीं पर रहती यही है। सारे के सारे लोग अपनी जगह जम जाते हैं और फिर अपनी नज़र घुमाकर लुओ शानशान की ओर देखने लगते हैं। लुओ शानशान भी घबरा गई थी। उससे कई बार कहा गया है कि उसका आना एक शाप है। वो जैसे ही जन्मी उसकी माँ गुजर गई, फिर उसका भाई और उसके बाद उसके पिता, और इस बार फिर से उस पर आरोप लगाया जा रहा था कि इस बार उसकी वजह से उसकी सास मारी जाएगी। पूरी चैन फैमिली डर चुकी थी। चैन बहुआन के जो भाई थे वो उससे कहते रहते कि वो घर छोड़कर चली जाए, और परिवार के बाहर कोई नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वो बोलते थे कि वो उसे पैसे दे देंगे और वो जाकर कहीं और शादी कर ले। लुओ शानशान काफ़ी परेशान थी और डरी हुई भी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से मैडम चैन मारी जाएंगी, तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। चैन बहुआन का भी दिल टूट चुका था। वो इस राह पर आ गया था जहाँ एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। वो लुओ शानशान को नहीं छोड़ना चाहता था, पर वो अपनी माँ को भी इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता था। कुछ समय के अंदर ही उसकी माँ काफ़ी वज़न खो देती हैं। चैन बहुआन के भाइयों ने अपनी भाभी की इज्जत करना छोड़ दिया, और जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनका बड़ा भाई गांव से बाहर गया है, उन्होंने अपनी भाभी लुओ शानशान को खोजा। लुओ शानशान घर में बटरफ्लाई फ्रेगरेंस पाउडर छिड़क रही थी। वो एकदम से उसे पकड़ते हैं, जिससे सारा फ्रेगरेंस पाउडर लुओ शानशान के ऊपर गिर जाता है। शायद इसीलिए उसके मरने के बाद केवल बटरफ्लाई फ्रेगरेंस की खुशबू आती थी। चैंग बहुआन के भाइयों ने उसे घेर लिया और उसे ये समझाया कि एक अच्छी लड़की होने के नाते अगर वो चैन फैमिली की ज़रा भी इज्जत करती है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ये खुद जानती है कि उसका यहाँ होना काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन लुओ शानशान इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। भले ही वो डरपोक थी, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है। वो रोती है और चिल्लाती है कि वो नहीं जाना चाहती। वो उनसे भीख तक मांगने लगती है कि कृपया कोई दूसरा रास्ता खोजें। चैन फैमिली का दूसरा लड़का काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और सीधा उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, हमारी माँ को मारेगी? तू एक कलंक है। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या तेरा बाप जिंदा ना होता? क्या तेरी माँ मरती? या फिर तेरा भाई, जिसका तो कोई अता पता ही नहीं है? और वो उसे पीटता है। जैसे ही वो उसे पीटता है तभी बाकी भाई भी उसे पीटने लगते हैं और लुओ शानशान को गालियाँ सुना रहे होते हैं। इन सब बेटों को अपनी माँ की साजिश मालूम थी, सिवाय चैन बहुआन के। अब उसके भाई देखते हैं कि उनका बड़ा भाई चैन बहुआन घर में नहीं है, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं ताकि लुओ शानशान को यहाँ से बाहर निकाल सकें। भले ही वो उसे कितना भी मारे, उन्हें कोई डर नहीं था। आखिर उसका था भी कौन? अगर वो पिटते पिटते मर भी जाती तो कल को कोई नहीं होगा जो उसके बारे में पूछेगा। और उस बर्फीली रात में लुओ शानशान को फेंक दिया जाता है, जहाँ उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। वहाँ बर्फ में
वो धीरे धीरे रेंगती हुई बढ़ रही होती है। इतनी ठंड रात में, रात के समय कौन गांव का इंसान था जो कि बाहर आके उसे देखता। वो ऐसे ही रेंगती हुई पता नहीं कहाँ जा रही थी। चैन फैमिली के सारे भाई सही कह रहे थे, उसका कोई घर नहीं था, ना कोई पिता, ना कोई भाई। वो कहीं नहीं जा सकती थी। अब उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, ना ही उसने इतने कपड़े पहने हुए थे कि वो ठंड बर्दाश्त कर सके। और वो रेंगते रेंगते शहर के बाहर वाले मंदिर में आ जाती है, जहाँ मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट की मूर्ति रखी हुई थी। और बर्फ से बचने के लिए वो उस मंदिर में चली जाती है और मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट की मूर्ति को देखती है और उसे देख रोने लगती है और याद करती है कि असली शादी तो मास्टर ऑफ सेरेमनी की उपस्थिति में होती है। तो क्या उस वक्त वो बंद दरवाजे की शादी, क्या वो सच में शादी मानी जाएगी? क्या वो बंद दरवाजे की शादी उसका सपना था? वो किस चीज़ के सहारे खुश होती थी? और वो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट के आगे 3 बार झुकती है। वो रो रही थी कि हंस रही थी, कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो काफ़ी दर्द में थी। और वो बोले जा रही थी, शादीशुदा जोड़ा हमेशा खुश रहे, उनके प्यार की कोई सीमा नहीं, वो खुश रहे हमेशा। और वो ये कहते कहते बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती है तो उसे चैन बहुआन का ही ख्याल आता है। वो सोचती है, जब चैन बहुआन वापस आएगा तो क्या उसे चिंता होगी या फिर वो खुश होगा कि उसकी माँ बच गई। और वो रोते हुए कहती है, मैं जब मास्टर ऑफ सेरेमनी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। हमने शादी आपकी मौजूदगी के बिना करी थी। आप तो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट है ना, मेरी कोई नहीं सुनता। आप तो विश्वास करेंगी ना, मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। ये वो शब्द थे जो कि लुओ शानशान के अंदर जाने कब से दबे हुए थे। उस संतरे के पेड़ वाले हादसे में भी उसके इन शब्दों पर किसी ने गौर नहीं करा। और फिर अगले दिन जब गांव के लोग मंदिर आते हैं तो लुओ शानशान की डेड बॉडी को पाते हैं और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर, जब जुवैनिंग ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो अभी के अभी चैन फैमिली के उन कपल को ध्यानवैन से खूब पीटे, मगर अगर वो ऐसा करता तो बैरियर टूट जाता और वो लुओ शानशान की कहानी नहीं सुन पाता। लुओ शानशान के मरने के बाद उसकी आत्मा अंडरवर्ल्ड आ जाती है। वो नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, बस वो अपने सामने मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट को पाती है। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट धीमी आवाज़ में कहती हैं, तुमने और चैन बहुआन ने अपनी ज़िंदगी में संग में रात गुजारी है, तो क्या मरने के बाद भी तुम चाहती हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे? लुओ शानशान कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कहती हैं, ठीक है, वो जल्दी ही तुम्हारे पास आएगा। मैं उसे मार सकती हूँ और एक आत्मा बना सकती हूँ, बताओ। लुओ शानशान चौंक जाती है और पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कहती हैं, हाँ मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट हूँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। लुओ शानशान चौंक जाती है, तो अगर वो मेरे पास आएगा तो क्या वो भी मर जाएगा?
मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कहते हैं, हाँ, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, जी कर करो या मर के, क्या बुरा है। जब चुवेनिंग ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कितनी शातिर है। अपने फ़ायदे के लिए वो किसी को कैसे भी कन्विंस कर सकती है। वो सही में काफ़ी शैतानी थी। लुओ शैनशान तब कहती है, नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, आप उसे नहीं मार सकती। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट स्माइल करती हैं और बोलती हैं, तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे इस प्यार का उसने बाद में क्या किया? जाओ, 7 दिन के लिए दुनिया में जाओ और देखो चैन फैमिली तुम्हारे मरने की कितनी खुशी मना रहा है। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम क्या चाहती हो। और लुओ शैनशान की आत्मा वापस मृत्यु लोक में आती है। वो काफ़ी खुश थी कि फाइनली वो चैन बहुआन से मिल पाएगी। आखिरी बारी सही, पर मिल तो लेगी। और जैसे ही वो चैन हाउस पहुंचती है, वो देखती है कि चैन हाउस को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है और आतिशबाजियाँ हो रही हैं। मैडम चैन काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त नज़र आ रही हैं, जैसे कि वो बीमार तो कभी पड़ी ही नहीं थी। और वो अपने सर्वेंट्स को काम समझा रही होती हैं। लुओ शैनशान मन में सोचती है, किसकी शादी हो रही है? दूल्हा और दुल्हन कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? और वो एक शख्स की आवाज़ सुनती है, बधाई हो मैडम चैन, आपका बेटा मजिस्ट्रेट की बेटी से सगाई कर रहा है। शादी कब की है? मैडम चैन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। देखना, याओ है ना, एक चमकता सितारा बनते हुए आएगी इस चैन फैमिली के लिए। हाँ हाँ, और आपका बेटा और याओ दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी है। लुओ शैनशान सोचती हैं, इनका बेटा कौन? याओ से कौन शादी कर रहा है? और वो थोड़ा घूमती है और आखिरकार उस इंसान से मिल लेती है जिसके लिए वो अंडरवर्ल्ड से आई थी। चैन बहुआन वहीं खड़ा हुआ था। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, मगर उसका चेहरा काफ़ी थका हुआ और उदास था। लुओ शैनशान सोचती है, क्या ये शादी करने वाला है? और वो देखती है कि वो घर कितने अच्छे से सजा हुआ है, जहाँ पर दुल्हन के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। और उसे अपनी शादी याद आती है, जहाँ उसकी शादी में 2 लोगों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन उस दिन 2 दिल मिले थे। कोई मास्टर ऑफ सेरेमनी नहीं, कोई दहेज नहीं, ना तो उस वक्त चैन फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर थी कि वो लुओ शैनशान के लिए एक हार ही दे दें। तो फिर चैन बहुआन संतरे की पेड़ की ओर जाता है। ये वो पेड़ था जो कि लुओ शैनशान और चैन बहुआन ने संग में उगाया था। और वो वहाँ से एक फूल तोड़कर लुओ शैनशान के कान में लगाता है। लुओ शैनशान पूछती है, क्या ये अच्छा लग रहा है? चैन बहुआन कहता है, बहुत सुंदर। और फिर वो उसके सर को सहलाता है और कहता है, तुम्हें और चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन लुओ शैनशान स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम तो हो। और चैन बहुआन कहता है कि शादी के 3 साल बाद जब उनकी सबके सामने शादी होगी तो वो उसे हर खुशी देगा जिसकी वो हकदार है। और वो कई वादे करता है और आज वही दृश्य देखने को मिल रहा था, लेकिन उसमें लुओ शैनशान नहीं थी, कोई और थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इस शादी का मंडप तोड़ना चाहती थी, पर आखिरकार वो एक आत्मा थी, वो कुछ नहीं कर पाती। वहीं चैन बहुआन जो कि अपने चेहरे पर उदासी लिए खड़ा हुआ था,
तभी इसकी बहन आती है और उदास होकर कहती है, बड़े भाई रसोई में जाके कुछ खा लीजिए, आपने कितने दिनों से ढंग से खाना तक नहीं खाया और आपको बाद में मजिस्ट्रेट के घर भी जाना है, तो कृपया खा लीजिए। चैन बहुआन तभी पूछता है, बहन क्या तुम किसी के रोने की आवाज़ सुन सकती हो? उसकी बहन कहती है, क्या? नहीं भाई, मुझे लगता है आप अब भी लो शान। और वो चुप हो जाती है। चैन बहुआन इसकी ओर अब भी नहीं देखता और पूछता है, मेरी माँ कैसी हैं? क्या अब वो खुश हैं? क्या अब उनकी बीमारी ठीक हो गई? उसकी बहन कहती है, भाई आप। चैन बहुआन बोलता है, मैं खुश हूँ कि वो ठीक है। मैं लुओ शानशान को खो चुका हूँ, पर अब अपनी माँ को नहीं खो सकता। उसकी बहन कहती है, भाई आप कुछ खा लीजिए। लुओ शानशान चिल्लाती है और रोने लगती है, मत जाओ, तुम नहीं जाओगे, समझे, मत जाओ। चैन बहुआन कहता है, ठीक है। और लुओ शानशान खड़े होकर रोने लगती है और अपने पति को जाते हुए देखती है। तभी से चैन फैमिली के उन भाइयों की आवाज़ आती है जिन्होंने लुओ शानशान को मारा था। दूसरा और सबसे छोटा भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमारी माँ अब खुश हैं। हाँ, तुमने सही कहा। उन्होंने आधे साल तक बीमार होने का नाटक करा और अब जाकर आखिरकार उनकी तमन्ना पूरी हुई, तो वो खुश कैसे ना हो। छोटा भाई कहता है, पर वो मर कैसे गई? हम तो बस उसे बाहर निकालना चाहते थे, उसे मारना नहीं। क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी कि किसी को ढूंढ भी ना पाई कि कोई इसकी मदद कर दे? दूसरा कहता है, क्या ही पता, वो थी ही इतनी नाजुक, अपने बाप की तरह ही वो किसी काम की नहीं थी। हमारी कोई गलती नहीं अगर वो मर गई। तुम खुद ही सोचो, मजिस्ट्रेट की बेटी और एक अनाथ लड़की जिसका कोई भी नहीं, कोई बेवकूफ़ ही होता जो उसे चुनता। और ऊपर से हम कितने पैसे वाले हो गए। छोटा भाई कहता है, हमारी कोई गलती नहीं थी, वो खुद को ही नहीं बचा पाई। और अब जाकर लुओ शानशान को सच मालूम पड़ता है, वो कोई कलंकित नहीं थी, ये सब तो साजिश थी। और वो नफ़रत की भावना लिए मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट के मंदिर में जाती है। वो उधर मरी थी, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं। वो एक दौर पर काफ़ी ज़्यादा दयालु हुआ करती थी, लेकिन अब उसे बस बदला लेना था। और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं जैसे कि वो रोना चाहती हो। और वो बोलती है, मैं लुओ शानशान, मैं अपनी आत्मा की बलि देती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बदला लिया जाए। चैन फैमिली, मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। अपनी सास को, उनके बेटों को अपने खुद के हाथों से मारना चाहती हूँ, उसके सारे बेटे। मैं चाहती हूँ कि चैन बहुआन मेरे साथ नरक में जाए, मेरे साथ दफन हो वो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये करें। मैं उन सब से नफरत करती हूँ, नफरत। और मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट की आवाज़ आती है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। एक शैतानी आत्मा बनके तुम सबसे बदला ले सकती हो। और इसके बाद लुओ शानशान पर एक लाल रोशनी डाली जाती है और इसे कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या। लेकिन उसके बाद का जो भी हुआ था, जो वेनिंग समझ गया था, उसके बाद मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट लुओ शानशान को मैनिपुलेट करती है कि वो मैडम चैन के शरीर पर कब्जा कर ले और फिर चैन फैमिली के हर इंसान को मारे। उस ताबूत में चैन बहुआन इसीलिए मिला था क्योंकि मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट
लुओ शानशान की इच्छाओं को पूरा कर रही थी कि चैन बहुआन उसके साथ दफन हो, और वो भी उत्तरी पहाड़ पर, क्योंकि वो पहली जगह थी जो कि चैन बहुआन और उसकी पहली बीवी ने खुद के लिए खरीदी थी। और वो बटरफ्लाई फ्रेगरेंस की खुशबू वो इसीलिए क्योंकि मरने से पहले लुओ शानशान पर वो फ्रेगरेंस गिर गया था और चैन बहुआन की डेड बॉडी उस पेपर मैश से शादी कर रही थी। वो पेपर असल में लुओ शानशान थी। चिवेनिंग सब समझ जाता है और फिर वो उस बेचारी लड़की की ओर देखता है। वो उससे कुछ कहना चाहता था पर वो नहीं जानता था कि वो क्या कहे। यूहेंग एल्डर को कभी भी सांत्वना देनी नहीं आती थी और वो फिर शांत रहता है क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं सकता था। पर चिवेनिंग से सहा नहीं जाता। उस लड़की को देख वो सहन नहीं कर पाता कि इसके साथ कितना बुरा हुआ था और वो बैरियर बंद करने ही वाला था कि तभी लुओ शानशान बोलती है, भगवान की दूत, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। चिवेनिंग कहता है, ठीक है। और वो लड़की रोते हुए कहती है, भगवान की दूत, मुझे नहीं मालूम उसके बाद मैंने क्या किया, लेकिन मैं अपने पति को नहीं मारना चाहती थी। मैं एक बुरी आत्मा नहीं बनना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो संतरे भी नहीं चुराए थे। मैं चैन बहुआन की बीवी हूँ और सच में मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने झूठ नहीं बोला। चिवेनिंग उसकी ओर देखता है और उसका दिल पिघल जाता है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो बोलता है, मुझे विश्वास है। लुओ शानशान चौंक जाती है और अपने आंसू पोंछ के बोलने की कोशिश करती है, पर उसके आंसू रुकते ही नहीं और वो अपना मुंह छुपाकर चिवेनिंग के आगे झुकती है ताकि उसे रेस्पेक्ट दे सके। चिवेनिंग अपनी आंखें खोलता है। अब वो बैरियर टूट चुका था और वो कुछ नहीं कहता। भले ही वो उस बैरियर में काफ़ी देर रहता है, लेकिन यहाँ असली दुनिया में वो बस चंद सेकंड बराबर था। मोरान अभी तक नहीं लौटा था और चैन फैमिली उसकी ओर देख रही थी। चिवेनिंग तियानवेन को वापस लेता है और मैडम चैन की ओर देखकर कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूँगा, तुम अब अपनी शांति पा सकती हो। और मैडम चैन की आंखें भर आती हैं और वो सीधा नीचे गिर जाती हैं। लुओ शानशान की आत्मा अब जा चुकी थी और चिवेनिंग अपना सर उठाता है और उसका चेहरा चैन फैमिली के सबसे छोटे बेटे की ओर जाता है और वो अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था वो आवाज़ किसकी थी? और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। चैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा कांपता है और डरते हुए वो अपने बाप को देखता है। मिस्टर चैन फिर कहते हैं, नहीं, हम नहीं जानते, हमने ये कभी नहीं सुनी। चिवेनिंग का चेहरा बर्फ की तरह जम जाता है। झूठ। वो ऐसे काफ़ी डरावना लग रहा था, एक शैतानी भूत से भी ज़्यादा। मिस्टर चैन अपने कदम पीछे बढ़ाते हैं और तभी चिवेनिंग अपनी तियानवेन निकालता है और मिस्टर चैन की ओर मारता है कि वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। चिवेनिंग कहता है, क्या तुम्हारे परिवार ने कभी भी बटरफ्लाई फ्रेगरेंस पाउडर बनाया था? तुम्हारे बड़े बेटे की पहली बीवी का नाम क्या था? लुओ शानशान कौन है? क्या तुम में जरा सी भी शर्म बची है? मिस्टर चैन काफ़ी डर गए थे और वो नहीं जानते थे कि वो क्या कहें। और वहीं चैन फैमिली की छोटी बेटी जब लुओ शानशान का नाम सुनती है तो वो विलाप करने लगती है और अपनी बेहोश माँ को पकड़ के कहती है,
सिस्टर लू, क्या ये सब आपने किया है? मैं जानती थी आप हमें नहीं छोड़ के गई थी, लेकिन मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे लिए ही सही, मेरे परिवार को जाने दीजिए सिस्टर लू। और वहीं चिवेनिंग नीचे झुकता है और अपनी तियानवें से मिस्टर चैन का चेहरा उठाता है। चिवेनिंग गंदे लोगों को कभी भी छूना पसंद नहीं करता था और वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है जब मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मैं झूठ नहीं पकड़ पाऊंगा? वहीं उसकी तीखी आंखों से मिस्टर चैन घबरा जाते हैं और कहते हैं, मास्टर आप तो शिशेंग पीक के मास्टर हैं ना? मैं क्लाइंट हूँ, ये मेरा आपसी मामला है, आप दखल ना दें, आप बस अपना काम कीजिए। चिवेनिंग कहता है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, लुओ शानशान से लड़ते रहना। मिस्टर चैन कहते हैं, नहीं मास्टर आप ऐसा नहीं। चिवेनिंग अपनी आंखें छोटी करता है, मैं नहीं क्या? मिस्टर चैन कहते हैं, मैं आपका। चिवेनिंग बोलता है, अगर मेरे पास तुम जैसा डिसिपल होता तो मैं उसकी खाल उखाड़ देता। अब मिस्टर चैन समझ जाते हैं कि चिवेनिंग कोई इस तरह का कल्टीवेटर नहीं है जो कि पीक के नियमों से बांधा जा सके, और वो उसे और गुस्सा नहीं करना चाहता था और वो नीचे उसके आगे झुक जाता है। मास्टर, हम मजिस्ट्रेट की बेटी को इस तरह से नहीं बता सकते थे, हम क्या करते, हमारा खाना नहीं पचता था सोच सोच के। मास्टर हमारी भी। वो ये कहता चिवेनिंग के पैर पकड़ने वाला था, और आप जानते हैं चिवेनिंग को गंदे लोग पसंद नहीं, और जैसे ही वो देखता है कि मिस्टर चैन उसे छूने जा रहे हैं, वो तियानवेन से उसे मारता है। मुझे मत छुओ, मिस्टर चैन चिल्लाते हैं। भले ही तियानवेन में इस बार स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं करी थी, लेकिन उसे फिर भी दर्द होता है। हे भगवान, शिशेंग पीक के मास्टर एक आम इंसान पर हाथ उठाते हैं। चिवेनिंग कहता है, तुम? और तभी मोरान उन दो घायल लोगों को लेकर आ जाता है और वो ये नज़ारा देखता है जहाँ मिस्टर चैन ज़मीन पर बैठे हुए रोए जा रहे हैं। वहीं चिवेनिंग वहीं गुस्से में खड़ा था। मिस्टर चैन चिल्लाते हैं, आखिर कौन सा सेक्ट ऐसा करता है? मैंने शिशेंग पीक को पैसे दिए थे और आप अपने ही क्लाइंट को मार रहे हैं। ये काफ़ी शर्मनाक है। मैं ये पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब जाने। मैं सबको बताऊंगा कि आप किस तरह के हैं। आपकी सारी इज्जत जाएगी, एक पैसा नहीं कमा पाओगे आप। चिवेनिंग गुस्से में कहता है, मुझे पैसों की क्या परवाह? क्या पैसों से ही सब ठीक होता है? क्या तुम इससे ही लोगों के नसीब जोड़ते हो? क्या तुम इन पैसों से जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो? बताओ। चैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा कहता है, हमने लुओ शानशान को नहीं मारा, हमने तो उसे बस पीटा था और उसे घर से बाहर निकाला था। ये उसकी गलती थी कि वो नहीं जीना चाहती थी। इतनी बर्फ हो रही थी तो उसे जगह ढूंढनी चाहिए थी। तो आप हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? हमने किसी को नहीं मारा। आप एक कल्टीवेटर हैं, आप ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जहाँ तक है, कानून के मुताबिक वो सही था। सबके सामने बात पेश करके भी उनको कोई सज़ा नहीं होनी थी। चैन फैमिली की इज्जत जा सकती थी, लेकिन उनको उनके किए की सज़ा नहीं मिलती। चिवेनिंग बोलता है, मैंने अपने बड़े भाई को नहीं मारा, मेरा भाई मेरी वजह से मरा। क्या तुम इनमें अंतर कर सकते हो?
बताओ। और चिवेनिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अब मिस्टर चैन भी समझ चुके थे कि चिवेनिंग उनको ऐसे ही शैतानी आत्माओं के बीच छोड़ के चला जाएगा। लेकिन फिर भी शिशंग पीक लोअर कल्टीवेशन का सबसे ज़्यादा ताकतवर सेक्ट है, तो इस तरह से वो अपने कानून नहीं तोड़ सकता। ये सोचकर मिस्टर चैन इतना नहीं डरता और वो अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए बोलता है, हम कैसे जाने, चैन फैमिली ने कभी कुछ बुरा नहीं करा। लुओ शियानशान नहीं जीना चाहती थी, लेकिन वो खुश है जब हमें तड़पा रही है। अगर आप हमें इस आत्मा से मुक्ति नहीं दिलाते तो मैं शिशंग पीक जाकर आपकी शिकायत करूंगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको समझ नहीं आता क्या? आप अब भी। और वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी चिवेनिंग अपने हाथ से वो पैसों का पाउच निकालता है और गुस्से में मिस्टर चैन की ओर फेंकता है। सैक ने तुमसे पैसे लिए, मैं तुम्हें वापस करता हूँ और तुम मुझे कहीं का नहीं रहने दोगे, तो तुम जो करना चाहते हो करो। और वो तियानवेन को जगाता है ताकि उसे मार सके। मिस्टर चैन घबरा जाते हैं और एकदम से अपनी बेटी को अपने आगे कर लेते हैं ताकि वो बच जाए। लेकिन क्योंकि तियानवेन एक होली वेपन थी, तो चिवेनिंग जिसको मारना चाहता तियानवेन उसी पे वार करती और मिस्टर चैन के गाल पर तियानवेन पड़ती है और उनके गाल से खून निकलने लगता है और वो चिल्लाते हैं। मिस्टर चैन ने कभी नहीं सोचा था कि चिवेनिंग इतना सख्त होगा और अब तक वो जितने भी डींगे हाँक रहा था वो सब अब मिट्टी में मिल जाता है और वो बिलखते हुए कहता है, मास्टर, अब नहीं मास्टर, रुक जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़्यादा बोल गया। मास्टर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह ऐसे ही भीख मांगता रहता है कि वो कितना बूढ़ा है, ज़रा दया बरतिए, ये उसकी गलती थी, ये पूरे चैन परिवार की गलती थी। लेकिन चिवेनिंग नहीं सुनने वाला था। अब 12 सिर के ऊपर जा चुका था और तियानवेन मिस्टर चैन को मारे जा रही। वहीं मिस्टर चैन ज़मीन पर चिल्लाए जा रहे। वहीं मोरान दरवाजे के सहारे खड़ा हुआ था और वो चौंक चुका था। ये पहली बार था कि मोरान चिवेनिंग को तियानवेन किसी आम इंसान पर यूज़ करते हुए देख रहा था। मिस्टर चैन एक गाय की तरह इधर से उधर लुढ़के जा रहे थे। आखिर चल क्या रहा था, वो मन में सोचता है। चल क्या रहा है, जिसने पैसे दिए हम उसे ही पीट रहे हैं, चाहे लोअर कल्टीवेशन की बात हो या अपर कल्टीवेशन की। ये कानूनी तौर पर गलत है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चिवेनिंग का गुस्सा कितना भी तेज़ हो, चाहे वो कितना भी पागल क्यों ना हो। चिवेनिंग इस तरह की गलती कभी भी ऐसे नहीं करता। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? और ये सज़ा तो उसकी चोरी और अय्याशी से भी ज़्यादा बड़ी थी। वहीं शिमी भी घबरा गया था। वो मोरान को पकड़ता है और कहता है, जल्दी जाओ आरान, शिजुन को रोको। वहीं मोरान चैनियाओ को चैन फैमिली की छोटी बेटी को देता है और शिमी को उनके पास रहने को कहता है और सीधा जाकर चिवेनिंग का हाथ पकड़ता है। शिजुन, आप क्या कर रहे हैं? चिवेनिंग इतने अच्छे मूड में नहीं था। वो शांति से कहता है, छोड़ो मुझे। मोरान बोलता है, शिजुन इस सेक्ट के नियम के खिलाफ है। चिवेनिंग बोलता है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सेक्ट के 750 रूल्स तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, छोड़ो मुझे। और मोरान अपनी आवाज़ बढ़ाता है, तो क्या आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे? चिवेनिंग और बात नहीं करना चाहता था और वो अपनी स्लीव्स को पीछे हटाता है और फिर से मिस्टर चैन की ओर तियानवेन से वार करने लगता है। मोरान चिल्लाता है, शिजुन। चिवेनिंग गुस्से में धीरे से कहता है,
जाओ यहाँ से। जब मिस्टर चैन मोरान की ओर देखते हैं तो उसकी सुंदर सी शक्ल देखकर उन्हें लगता है कि मोरान एक दयालु आदमी है और वो मोरान के कपड़ों को पकड़ लेते हैं। मास्टर मास्टर, आप अपनी शिजन से बात कीजिए ना। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ। अगर मैंने कोई गलती करी है, माना मैंने, तो इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए। और मोरान उसके रोते हुए चेहरे को देखता है, लेकिन उसे कोई दया नहीं आती। हम सब जानते हैं मोरान किस तरह का था, और उसके रोते हुए चेहरे को देखकर उसे डिस्गस्टेड फील होता है और वह कहता है और वो पीछे हटता है। मुझे छुओ मत। मिस्टर चैन जान चुके थे कि मोरान तो उनकी मदद करने नहीं वाला, और वो शिमी की ओर देखता है और वो रेंगते हुए शिमी के पास आकर कहता है, मास्टर ज़रा दया दिखाइए। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, सब मेरी गलती थी। कृपया अपने शिजन को मना लीजिए। मैंने गलती करी, मैं मानता हूँ। मैं वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं, लेकिन मुझे मत मारिए। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं टिक पाऊँगा ऐसे। मुझे बचा लीजिए। और उसकी ओवर एक्टिंग पर शिमी फिदा हो जाता है और वो च्वेनी की ओर देखकर कहता है, शिजुन, अब इस बूढ़े आदमी ने अपनी गलती मान ली है, तो आपको इस पर दया। और वो च्वेनिंग के पास आता है। च्वेनिंग कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। शिमी फिर भी नहीं सुनता। च्वेनिंग चिल्लाता है, तुम अब भी मेरे रास्ते में हो, मैंने कहा हटो। शिमी को भी काफी डर लग रहा था और वो हल्का सा साइड में हो जाता है, और च्वेनिंग तियानवेन से वापस वार करता है। वार पड़ने से पहले ही मिस्टर चैन इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि शिमी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मिस्टर चैन के आगे आ जाता है और मिस्टर चैन का घाव अपने ऊपर ले लेता है। शिमी एकदम से आया था कि च्वेनिंग अपने तियानवेन को वापस नहीं बुला पाता और खून ज़मीन पर गिरता है, क्योंकि शिमी का शरीर इतना नाजुक था कि इसके गाल पर एक विलो वाइन पड़ते ही वो नीचे गिर जाता है और वो अपने हाथ से अपने गाल को छूता है, पर वो उसका खून रोकती नहीं बल्कि और बढ़ा देती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। गलती से ही सही, च्वेनिंग ने शिमी पर वार कर दिया। अब मोरान क्या करेगा? शिमी को लेके वो वैसे ही इतना सेंसिटिव रहता है, तो क्या वो च्वेनिंग को सुनाएगा? वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब ये ट्रैक ख़त्म हो चुका है और अब ये स्टोरी वापस इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये देखने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।